Kindness is loaning someone your strength instead of reminding them of their weaknesses. तो आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद रहेंगे वो बहुत काइंड हैं और वो लोगों को एम्पावर करते हैं अपने काइंडनेस के द्वारा। आज हमारे साथ हैं सरबजीत सिंह बॉबी जी, जिन्हें देश विदेश में लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं और ख़ास तौर पर शिमला के लोग तो उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि उन्हें लोग मसीहा समझते हैं। वो इसलिए समझते हैं क्योंकि ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स के नाम से वो कैंसर हॉस्पिटल के सामने कई सालों से मुफ्त फ्री लंगर चलाते हैं ताकि जो कैंसर पेशेंट्स हैं या जो उनके तीमारदार हैं उनको खाने पीने की कभी कोई कमी ना हो। इसके अलावा वो एक और बहुत अजीब काम करते हैं। ये करते हैं कि जो शव वाहन होते हैं ना, उन्हें वो चलाते हैं और वो शव भी उनके जिनका अक्सर कोई नहीं होता या जिनके लोग होते भी हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनका क्रियाकर्म भी करते हैं और शवों को जहां ले जाना होता है बहुत रिस्पेक्ट के साथ बहुत आराम से उन्हें लेके भी जाते हैं। इसके अलावा वो और भी कुछ काम करते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। आजकल लोग बहुत जागरूक हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो थैलेसीमिया से पीड़ित रहते हैं, माइनर या मेजर उन्हें रहता है और उन्हें खून की कमी की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है। ऐसे में लोगों के अंदर जागरूकता भी पैदा करते हैं, स्वयं खून तो देते ही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और लोगों को भी प्रेरित करते हैं, ब्लड कैंप्स चलाते हैं। यानी वो ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो कि वाकई उनके मानव होने का प्रमाण पत्र देता है। देखिए, मानव हम सभी हैं, लेकिन मानवता की कुछ एक कमी हम सबके अंदर होती है, लेकिन वो एक पूर्ण रूप से मानवता का एक जीता जाता उदाहरण है। चलिए मैं उनको इनवाइट कर लेती हूँ ताकि हम उनसे और भी बहुत कुछ पूछ सकें। उन्हें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। He has done a lot for the society. सर एक बार चेक कीजिएगा। नमस्कार जी। नमस्ते सर। मैं ठीक हूँ जी, आप लोग सब बताइए, आप लोग सब कैसे हैं? योगिता सर जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। हम अभी तो आपका लंगर चल ही रहा होगा और मैंने आपको आपके थैंक लंगर यू के सो बीच मच। में से आज बुलवा थैंक यू लिया। सो मुझे मच। माफ कीजिएगा आज की खता के लिए। आई एम सो सॉरी सर। आप बहुत सारा काम करते हैं और मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी ना तो मुझे आपका पूरा नाम पता चला, सरबजीत सिंह बॉबी वेल्ला। ये वेल्ला तो जी हमारे यहाँ दिल्ली में हम उनको कहते हैं जो कोई काम नहीं करता। और जब मैं आपके काम की फहरिस्त देख रही थी तो मैं तो हैरान हो गई योगिता कि जी, ये ये भी आपको वेल्ला इसके क्यों पीछे कहा भी जाता है? एक मेरे एक दोस्त ने ये कटाक्ष करते हुए लिखा था कि जब मैं एक बारी रिज मैदान पर, जो शिमला का एक रिज मैदान है, वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ था, तो वो रक्तदान करने आया तो कहता आज खून निकाल रहा है, आज कहीं गया नहीं। मैंने कहा हाँ, डेड बॉडी तो छोड़ा है, अब लंगर जाऊंगा। और अभी तो उसने एक पोस्ट लिखी उस दिन शाम को मेरे बारे में। हाँ। लगभग ये 2016-17 की बात है शायद। तो वो पोस्ट कुछ ऐसे लिखी कि ऐसा बेला मेरे शहर में क्यों नहीं है। तो हाँ वो जी। पोस्ट लगभग 5 करोड़ लोगों ने शेयर की और देखी उस पोस्ट को। तो उसके बाद मुझे लोग बेला बॉबी के नाम से जानना शुरू कर दिया, तो मैंने भी लिखना शुरू कर दिया। हालांकि अब कईयों ने अपने मोबाइल पे मेरा नाम ही वेला बॉबी सेव किया हुआ है। आपको बुरा नहीं लगा कि मतलब वेल्ला क्यों कह रहा है मुझे ये? पॉपुलर भी कर दिया और उन्होंने कईयों ने उनको पॉपुलर भी कर डांटा दिया भी वेल्ला कि करके आपको। क्यों लिख रहा है। लेकिन जब वो पूरी पोस्ट पढ़ते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये सब भगवान की कृपा। योगिता जी, आप अपने आप में स्वयं कभी भी कुछ नहीं करते, मैंने भी स्वयं कभी भी कुछ नहीं किया, ये उसी की कृपा द्वारा हो रहा है। और मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस लायक समझा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, जब वो सेवा के लिए चुनता है तो आपके तो छोटे से प्रयास होते हैं, लेकिन कहाँ तक वो लेकर जाना चाहता है आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। आपने जो ऑलमाइटी शुरू किया आपने, जहाँ पे कि आप लोगों को मुफ्त लंगर बांटते हैं, वो भी एक कैंसर हॉस्पिटल के सामने कैंसर पीड़ितों के लिए, तो आपने वो स्थान ही क्यों चुना?
मतलब उसमें ऐसी क्या बात थी? बहुत सारे और भी हॉस्पिटल्स होंगे, और भी जगह होंगे जहाँ लंगर बांटे जा सकते हैं, गुरुद्वारे के बाहर लोग बांटते हैं, मंदिरों के योगिता बाहर जी, लोग ऐसा बांटते था हैं, कि वो मैं हॉस्पिटल की। पिछले 22 वर्षों से एक डेड बॉडी वैन की सेवा कर रहा था, और वो डेड बॉडी वैन की सेवा की वजह से मेरी एक शिमला में पहचान बनी भगवान की कृपा से। तो मुझे शुरू से ही कुछ ऐसा लगता था कि अब कुछ और हटकर करें, क्योंकि धार्मिक स्थानों पे हमारे लंगर भंडारे लगाए जाते हैं, लेकिन अक्सर वहां पर उन लोगों को खिलाया जाता है जो जरूरतमंद नहीं है, जिनका पेट भरा हुआ है। मैं बिल्कुल भी भंडारे लंगर बंद करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन उसका महत्व कुछ और है। आप वहां धार्मिक जी। वजहों से गए हुए हैं, या आप घूमने फिरने गए हुए हैं, लेकिन हॉस्पिटल में कभी भी कोई पिकनिक मनाने नहीं आया। वो अपना इलाज करवाने के लिए आया हुआ है, और बड़ा इस वक्त दुखी है। और जितने भी उसकी सामर्थ्य है, जितने भी उसके पास पैसे हैं, वो उन पैसों का उपयोग करके अपने पेशेंट का अपना इलाज करवाना चाहता है, क्योंकि अगले ही पल डॉक्टर कौन सी दवाई लिख देगा, कौन सा टेस्ट लिख देगा। तो कई बारी वो जितने भी पैसे बचे हुए होते हैं, वो खाना नहीं खाता, वो सारे पैसे अपने बचा के रखता है। तो मुझे बहुत टाइम से था कि हम्म। ऐसा कुछ करना है, लेकिन भगवान हर चीज का एक टेस्ट लेता है। हमारे भी टेस्ट हुए, और वो टेस्टों के बाद जब भगवान को लगा कि अब हमारी प्रमोशन करनी है, तो 2014 में 25 अक्टूबर को एक मौका मिला। शिमला के एक कैंसर हॉस्पिटल में हमें जगह मिली, और ऐसा कुछ नहीं था कि कैंसर हॉस्पिटल में ही खोलना है। हिमाचल का जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है वो शिमला में है, इंदिरा गांधी मेडिकल हम्म। कॉलेज, आईजीएमसी हॉस्पिटल। वहां पर प्रयास हम्म। किया। वो एक अलग स्टोरी है कि हम्म। उसके लिए भी मुझे 6 महीने का हम्म। एक टाइम लगा उस जगह की परमिशन लेने के लिए। तो बड़ी मुश्किलों के बाद वो जगह मिली, और सुबह 1 घंटा चाय बिस्किट की सेवा, दलिए की सेवा करते थे हम 7 से 8। और 25 अक्टूबर को शुरू किया था, और 9 दिसंबर को हम्म। सोशल मीडिया के माध्यम से वहां पर हमने पहला लंगर लगा दिया। और अब 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और तीनों टाइम का लंगर सुबह अच्छा। 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लगभग 3,000 पेशेंट्स और अटेंडेंट्स के लिए रोज लगाया जाता है। तीनों टाइम सुबह 7 बजे से 9 बजे तक तीनों चाय टाइम। बिस्किट ब्रेड दूध दलिया। अभी दिन में 11 बजे से 3 बजे तक लंच, हम्म। जिसमें दाल चावल, हम्म। रोटियां अगर आ जाए तो रोटियां, और हम्म। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक दोबारा से लंगर। और शिमला के 2 अलग अलग अस्पतालों में, आईजीएमसी में और कमला नेहरू हॉस्पिटल में, ये लंगर लगाए जा रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो ये प्रयास था, हिमाचल का पहला प्रयास था, और उसके बाद हिमाचल के 12 अस्पतालों में अलग अलग जगहों पर हमसे प्रेरणा लेकर ये लंगर लगाए गए हैं। जो नॉर्थ हाँ जी। इंडिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो है पीजीआई चंडीगढ़, जहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं रोज आकर लंगर लगाती हैं। हम्म। कोई गाड़ियों में भरकर सामान लाता है, हॉस्पिटल के बाहर लगाता है। लेकिन हमें एक परमानेंट जगह चाहिए थी, क्योंकि यहाँ का मौसम बिगड़ता रहता है। तो हमने अस्पताल के पास ही एक जगह लेकर उसको डेवलप कर अपना एक किचन बनाई, और उसमें लंगर हॉल हम्म। शुरू कर दिया। माय गॉड, इतना बड़ा काम करने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम ना, हमारे घर में 5 ही सदस्य हैं, हम 5 सदस्यों के लिए हम पूरे महीने नौकरी करते हैं, तो पैसे आते हैं, तो मतलब हमारा खर्चा चलता है। आप तो ऐसे सैकड़ों लोगों को सुबह शाम, मतलब सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का भोजन करा रहे हैं। मैम, जब मैं इसके लिए अभी पैसे कैसे लंगर से ही आते हैं आ रहा आपके हूँ, तो पास? अभी तक हमारे 1 क्विंटल चावल बन चुके थे, और पूरे दिन में हमारे लगभग 2 क्विंटल चावल की खपत होती है। 1 क्विंटल दाल लगती है, और 60 से 70 लीटर दूध लगता है। 4 सिलेंडर लगते हैं, और लगभग 12 से 15 एम्प्लॉयज हैं, पेड एम्प्लॉयज हैं, जो ये सारा खाना बनाते हैं। और 35 से 40 हजार रुपया रोज का खर्चा है। इसके अलावा 4 एम्बुलेंस हैं, एक डेड बॉडी वैन है, एक रोटी वैन है, 6 गाड़ियां हैं। कैंसर के पेशेंट्स के लिए, डायलिसिस के लिए हमारी मुफ्त में गाड़ियां चलती हैं। और बड़ी खुशी की बात है, उनमें से एक भी गाड़ी मैंने नहीं खरीदी, लोगों ने डोनेट की है सारी गाड़ी। तो भगवान की कृपा से पिछले 8 सालों से ये अरे वाह। 35 से 40 हजार रुपये का रोज का जो खर्चा है, लोग अपना बर्थडेज, एनिवर्सरीज या दाल चावल
दलिया आटा हमें छोड़ जाते हैं और अपने प्रियजनों की जो खुशी गमी है वो हमारे साथ मनाते हैं। कई जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, जब उनके पेशेंट ठीक हो जाते हैं या मर जाते हैं, तब वो लंगर कराते हैं। रोजाना 300 लोगों की कैंसर हॉस्पिटल में ओपीडी है, साथ में मेडिकल कॉलेज है, साथ में डेंटल कॉलेज है। और कोविड से पहले तो हम बहुत पर्टिकुलर होते थे कि जो ये लंगर सेवा है सिर्फ मरीजों के लिए चले, लेकिन कोविड के बाद हालात बदले, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, हजारों लोग बढ़ भी गए जिनके जॉब्स छूट गई। तो अब वो भी आते हैं और जो 2,500 से 3,000 लोग रोज लंगर खाते हैं, उसमें से 20% हमें लगता है कि ना तो वो पेशेंट्स हैं ना अटेंडेंट्स हैं, वो भूखे हैं, लाचार हैं और बेबस हैं। और भगवान ने हमारे को एक ऐसी स्थिति में रखा हुआ है जहाँ हम किसी को कुछ बांट रहे हैं। ये सारी कृपा भगवान की, जिसको भी हम एक सुप्रीम पावर मानते हैं, कोई अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहिगुरु, जो मर्जी नाम दे दो, लेकिन हमारे सबकी धार्मिक पुस्तकों को अगर हम पढ़ लें तो मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। आजकल हम बहुत ऑर्थोडॉक्स हो गए हैं कि हम सिर्फ अपने धर्म के लोगों का ख्याल रखना चाहते हैं, हालांकि सिखों में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वक्त के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग अब आ गए हैं कि वो चाहते हैं कि अपने लोगों के बारे में सोचा जाए। मैं अभी पिछले दिनों अपने किडनी ट्रांसप्लांट से निकल कर आया हूँ। पिछले साल मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। मेरी वाइफ ने मुझे किडनी डोनेट की है, तो 1 साल मेरे भी डायलिसिस हुए हैं। तो अब तो मैं और नजदीक से समझ सकता हूँ कि लोगों का दर्द क्या है। पिछले साल 25 अगस्त को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था चंडीगढ़ में। उसके बावजूद मैं ये सेवा और बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे जैसे भगवान हमें और सामर्थ्य करेगा, वैसे वैसे इस सेवा को और बढ़ाया जाएगा। अभी भी बहुत कुछ है करने को। मुझे तो लगता है कि आपको सुन करके ऐसा लग रहा है कि हम तो सच में कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ जन्म लिया और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होके अपने जीवन को किसी तरह से गुजार लें, इसी बारे में सोचते रहते हैं। और आप कह रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट से अब आप बाहर निकले हैं और आप अनवरत कार्य किए जा रहे हैं। अच्छा, इस बीच में सर मैंने ये भी सुना था कि आपका जो कार्य चल रहा है शिमला में, उसके खिलाफ भी प्रशासन खड़ा हो गया था कि ये बंद कराओ, ये चीजें, बिजली पानी जो है वो गलत तरीके से यूज हो रहा है। मतलब इतना बड़ा काम करने के पिछले लिए आपको लगभग बहुत बड़ी 17 चुनौतियां महीनों उठानी से पड़ी। हमारे पास ना बिजली है ना पानी है। आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। आज भी अभी जब मैं आया हूँ तो वहां फिर भी काम चल रहा है। पर बड़ा ओह, अफसोस होता है कि हमारे जो लोग हैं वो ठंडे पानी से काम कर रहे हैं। हम पत्तलों में खाना दे रहे हैं। हम 6 साल प्लेटों में खिलाते रहे। बीच में कोविड काल भी आया, तब भी लोगों के घर तक हमने अपने वॉलंटियर्स के थ्रू, अपने एम्प्लॉयज के थ्रू खाना पहुंचाया। लेकिन सरकार, जो पिछली सरकार थी, अभी तो सरकार चेंज हो गई है, उसके कुछ मौजूदा लोग उस लंगर को एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म समझना शुरू कर दिया था। उस लंगर की पॉपुलैरिटी से उनको बहुत सारी ऑब्जेक्शंस थी, तो उन्होंने अपने 5 साल उस लंगर को बंद कराने के प्रयास करने शुरू कर दिए, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। हालांकि उनकी सरकार ही चली गई। अब नई सरकार आई है। अब अगले हफ्ते हम इन लोगों से भी मिलेंगे कि आप हमारा बिजली पानी बहाल कर दो, नहीं तो अब 17 महीनों में हमें भी आदत पड़ गई है बगैर बिजली पानी के 3,000 लोगों का लंगर लगाने की। और ये सब कुछ उन्होंने तब किया जिस दिन मैं आईसीयू में था और मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा था, मैं और मेरी वाइफ। लेकिन उन्होंने ये बड़ा एक तुच्छ सा प्रयास किया और एक आरोप लगाया कि वो अवैध है। तो मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि एक लंगर को आप अवैध कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो लोग उस लंगर को बंद करवाना चाहते थे। न जाने किसको फायदा देना चाहते थे, कैंटीन वालों को, होटल वालों को, ढाबा वालों को, या उनकी अपनी कोई गंदी राजनीति रही होगी। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, आजकल लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए हुए हैं, अपने हित देखते
सोचते हैं, दूसरे का नहीं सोचते। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उस लंगर के साथ राजनीति क्यों की गई। बाकी इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी हम डटे हुए हैं। मैं रोजाना 2 टाइम लंगर जाता हूँ। डेड बॉडी वैन की सेवा भी दोबारा शुरू कर दी है। परसों भी डेड बॉडी लेकर गया था, आज सुबह भी एक डेड बॉडी थी, लेकिन आज एक दो और कार्य थे, इस करके मैं नहीं गया। नहीं तो मैं अब दोबारा से डेड बॉडीज की भी सेवा कर रहा हूँ, और पिछले 24 साल हो जाएंगे मुझे अब सेवा करते हुए। तो वो पैशन है, आप उस पैशन को नहीं रोक सकते। सर जैसे अभी आप कह रहे हैं डेड बॉडीज को आप पिछले कितने सालों से लेकर के जा रहे हैं। अमूमन हर हॉस्पिटल के पास अपना अपना एम्बुलेंस होता है ना, वो डेड बॉडीज को ले जाने के लिए भी उनके पास वैन होती है। ये आपको क्या जरूरत पड़ी, मतलब योगिता अपने जी, हिसाब से पिछले आप खुद लेकर जाने आने की? 24 सालों से तो मैं ही देख रहा हूँ कि हिमाचल के किसी भी हॉस्पिटल के पास अपनी डेड बॉडी वैन नहीं है। और हम अपने आप को रैंकिंग करते हैं कि हम हिमाचल अच्छा। जो है 10वें नंबर पर है हेल्थ सर्विसेज पे। लेकिन मैं इस हॉस्पिटल्स को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आया, ना हम हॉस्पिटल्स के बारे में कुछ कहना है, लेकिन बहुत दयनीय स्थिति है हमारे स्वास्थ्य सिस्टम की इस वक्त, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। हालांकि बहुत सारे अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बहुत सारी अच्छे डॉक्टर्स की फैसिलिटीज हैं, लेकिन जो बेसिक ह्यूमैनिटीज पेशेंट्स को मिलनी चाहिए उसके बारे में गौर नहीं किया जाता, जो कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब मैं उसके बारे में बात करता ही नहीं। मुझे सिर्फ लोगों को खाना खिलाना है, जो दूर पार से अपना इलाज करवाने आए हैं वो निश्चित होकर अपना इलाज करवाएं। तीनों टाइम का भरपेट उनको खाना मिले, दूध मिले, दलिया मिले, और फ्री एम्बुलेंस सर्विस मिले। मैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। अभी और बहुत से कार्य दिमाग में हैं। जैसे जैसे थोड़ी और हेल्थ इंप्रूव होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे और वॉलंटियर्स जुड़े, क्योंकि ये हम्म। काम आप फोर्सफुली नहीं करवा सकते। या तो प्रभु की कृपा होती है या आपके दिल की इच्छा होती है। वेल आप सेड। कभी भी किसी को कोई सेवा के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि आपको ये करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं आपने सर जी ये सेवा शुरू की। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूँ कि आखिर आपके दिमाग में ये बातें आई कैसे कि आपको जी इस तरह से लंगर बांटना है, या सबसे पहले तो आपने शव वाहन चलाना शुरू किया। और कोई भी व्यक्ति जो है या तो पढ़ाई करने के बाद कोशिश करता है कि किसी अच्छी जॉब में जाए, है ना, या फिर कुछ ऐसा काम करे कि उसको बहुत अर्निंग्स मिले। लेकिन आपने बिल्कुल कुछ हटके ही काम करना शुरू कर दिया। तो इसकी शुरुआत हुई कैसे, मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको कभी रोका नहीं कि तुम ये कर क्या रहे हो बेटा, तुम्हारा काम जब पढ़ाई के मैंने बाद ये करना शुरू है, उस किया पे था, करो, उस मैं पर सबसे फोकस पहले करो। बता दूं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा जूतों का व्यवसाय है शिमला में, और लगभग पचास हम्म। साल हो गए हैं उस व्यवसाय को भी करते हुए। और भगवान की कृपा से हमारा जो घर परिवार है वो उस बिजनेस से जुड़ा हुआ है। अब वाह। तो मेरे फादर साहब नहीं रहे, 2010 में उनकी भी डेथ होगी, तो अब मैं ही संभालता हूँ, और बड़ा अच्छा कारोबार है। अभी आपके इंटरव्यू के बाद मैं अपने बिजनेस पर ही जाऊंगा। सुबह लंगर जाता हूँ, फिर उसके बाद शॉप पर जाता हूँ, फिर उसके बाद और जो कार्य होते हैं, फिर जी। शाम को 6 बजे दोबारा लंगर निकल जाता हूँ। तो हम्म। तो भगवान की कृपा से सब कुछ है अच्छा, और कोई ऐसी हम्म। कमी नहीं रखी भगवान ने। शिमला में एक अच्छा खासा नाम है। 47 में हमारा परिवार माइग्रेट होकर आया हुआ है। मेरे फादर हम्म। साहब मुझे रोकते थे कि हम्म। ये काम मत करो, कुछ और अच्छा। करो। लेकिन उनको मैं बोलता था कि ये काम में जो तसल्ली मिलती है वो मुझे हम्म। करने दो। हालांकि वो जिद के आगे वो भी ज्यादा नहीं बोले। 1998 में मैंने ये सेवा शुरू की थी शायद, डेड बॉडीज की, और आज 2022 हो गया, 24 साल हो गए हैं इस सेवा को। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया मैं क्यों करता हूँ। मैं इसके लिए भी ड्राइवर्स रख सकता हूँ, ये रखे भी हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं ही वो छोड़ कर आऊं। अपनी हाँ। दुकान पर जो बिजनेस है वहां पर भी एम्प्लॉयज हैं जो काम करते हैं, लेकिन ये सेवा मैं खुद करना चाहता हूँ। मुझे आज तक समझ नहीं आया मैं क्यों करना चाहता हूँ। मैं सर
एक आपसे ना एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे हम हिंदुओं में क्या होता है, जब हम किसी शव को या शमशान घाट तक भी जाते हैं तो वापस आने के बाद हम घर में बाद में घुसते हैं, पहले अपने आप को हाथ पैर मुंह धो करके घर में घुसते हैं और सीधा नहाने घुसते हैं, है ना। आप तो बकायदा वो वाहन चलाते हैं, आप तो कई बार आपने शायद उनका बहुत इज्जत के साथ क्रियाकर्म भी किया हुआ है। तो आपको क्या कभी ऐसा कुछ लगता है कि मुझे भी ये सब चीजें करनी चाहिए? आप तो सारी चीजें कर रहे हैं उसमें, आप लंगर भी बांट रहे हैं, अपने शॉप पे भी जा देखिए, जो रहे हैं, आप नहाने का महत्व है शव ना, वाहन भी वो चला रहे हैं। रिलीजियस नहीं है। वो रिलीजियस नहीं है कि एक डेड बॉडी को आप छोड़ने के बाद, एक बेटा अपने बाप की डेड बॉडी को छोड़कर आ रहा है, उसके बाद वो नहा क्यों रहा है? क्या वो कोई पाप करके आया है? वो सिर्फ अपने आप को सैनिटाइज करने के लिए हो। वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। आजकल सैनिटाइजर आ गए हुए हैं, इनको हम यूज कर रहे हैं, कोविड के दौरान यूज कर रहे हैं कि अपने आप को हम स्वच्छ रखें। और हम्म। नहाने का एक अपना महत्व है कि हम अपने आप को स्वच्छ कर लें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मरता है उसके बाद उसमें कीटाणु आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ हम्म। ये मानना कि एक डेड बॉडी या शमशान घाट से होकर आए हैं पर नहाना जरूरी है, वो एक मिथ्या से ऊपर कुछ नहीं है। कई कई बारी तो मैंने एक एक दिन में 5 5 डेड बॉडीज को छोड़ा हुआ है, तो मुझे 5 5 बारी नहाना पड़ेगा क्या? और कई बार ऐसे भी मौके मिले हैं कि उसी डेड बॉडी वैन में हम्म। मैंने अपना लंच भी किया हुआ, बैठकर ड्राइवर सीट पर, क्योंकि डेड बॉडी के आने में देरी होती थी। कई बार कुछ लोग बुला लेते थे और एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा अपने और परिजनों की वेट करते थे, तो कई बार ऐसे हालात हो जाते थे कि उसी में बैठकर खाना भी पड़ता था। तो क्या करें अब? सेवा छोड़ दें? या मान लीजिए मैं तो वॉलंटरली कर रहा हूँ, जो पेड एम्प्लॉयज होते हैं डेड बॉडीज को नदी नालों से उठाते हैं, वो भी तो अपने घर जाते हैं। और कई बार भी तो मेरे पास भी बहुत सारी डीकम्पोज्ड 10 10 दिन पुरानी डेड बॉडीज आती थी, जिसका क्रीमेशन करना पड़ता था। कोई जंगलों से मिल रही हैं, कोई नदियों से मिल रही हैं, नालों से मिल रही हैं, या जिनका कोई अपना नहीं है और वो हॉस्पिटल के फ्रिज में पड़ी हुई हैं, और 10 दिन के बाद उसकी परमिशन लेकर उसका क्रीमेशन करना पड़ता था। तो आप उस डेड बॉडी के पास खड़े भी नहीं हो सकते, कितनी वो स्मेल करती है, डीकम्पोज हो जाती है वो। तो उनका भी क्रीमेशन किया हुआ। लेकिन उसके बाद एक प्रक्रिया है कि अपने आप को साफ सुथरा मुंह हाथ धो लें, और अगर आपने उस बॉडी को टच किया तो हाथ साफ कर लें, अपने आप को सैनिटाइज करने के लिए। लेकिन ये वहम रखना कि नहाना ही पड़ेगा उसके बाद अपने कार्यस्थल पे जाएंगे, ये एक मिथ्या है। और बहुत सारे लोग इन वहमों में, भ्रमों में फंसे हुए हैं कि उसके बाद ये नहीं करना। पुराने वक्त की बातें कुछ और थी, उस घर में चूल्हा नहीं जलता था, या बहुत सारी ऐसी होती थी। लेकिन अगर हम साइंटिफिक वे से सोचें तो हाँ। बहुत सारी रीजंस होंगी उसकी। अगर चूल्हा नहीं जलाना तो इसका मतलब कि अब सारे प्रियजन, क्योंकि उस परिवार का माइंडसेट अभी खाना बनाने का नहीं है। वो परिवार कैसे खाना बना लेगा जिसके घर में कोई मरा हुआ है? तो ये लोग करते थे कि अब इस घर में 10 दिन चूल्हा नहीं बनेगा, और अब आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार इस घर में खाना पहुंचाएंगे। हम्म। लेकिन ये कहना कि अब उस घर में खाना नहीं पकेगा, वो आत्मा है या जो भी है, वो एक मिथ्या से ऊपर कुछ नहीं है। पुराने जो पूर्वज थे उन्होंने हर चीज का एक लॉजिक रखा हुआ था कि अब बहुत आस सही। पड़ोस वाले आएंगे, खाना खिलाएंगे और इस घर की मदद करेंगे, क्योंकि अब उस घर में एक मौत हुई है। हम्म। सोचिए सर, हम अभी तक उन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं, हम इसका साइंटिफिक रीजन ढूंढना भी नहीं चाहते हैं, जो कहा गया बस उसको फॉलो करते जा रहे हैं। तो आपको और खुद अब तो बनाना ऐसे अड़ोसी पड़ेगा ना। पड़ोसी भी आजकल नहीं तो बचे कि कोई जो आता आकर ही के नहीं किसी है। की सांत्वना बहुत दें सारे या घरों किसी में का साथ दें, तो पेशेंट्स ऐसे हैं, कोई कोई शुगर का मरीज है, आ, कोई कैसे है, कोई जो ना। खाने के बाद ही दवाई खा सकता है। तो क्या करेंगे? आप पड़ोसियों पर निर्भर रहेंगे। आजकल तो ऐसे हालात हैं कि कई बारी तो पड़ोसी भी नहीं आते, सही रिश्तेदार बात है। बहुत दूर दूर रह रहे हैं। कोविड में तो ऐसे थे कि अपनों ने कोविड भी में तो अपने हमने यही अपनों देखा की डेड सर। बॉडीज को छोड़ दिया था। हम्म। सही कहा आपने। Oh God। अच्छा, आपके आपने जैसे बताया, अपनी स्टोरी आपने बताई, आपका बिजनेस फैमिली है और आप बिजनेस कर रहे हैं।
ये जब आपने वैन चलाना शुरू किया तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ तो दिमाग में आया होगा, कुछ तो आपने ऐसा सोचा होगा कि मैं ये डेड बॉडीज को लेके जाऊं, जबकि क्या जरूरत है आपको, आप अच्छे काम भी कर सकते थे। देखिए आप लंगर तो बांट ही रहे हैं ना, तो अब भी आप चाहें तो आप ये वाला काम छोड़ इसमें सकते हैं। सुकून ये पर इसमें मिलता है आपको योगिता क्या जी कि सुकून जब मैंने मिलता ये है? तो वो सिर्फ एक शौक था। और शौक भी ऐसा था कि उस डेड बॉडी वैन को शिमला के किसी भी रोड से सायरन मारते हुए निकाल कर ले जाना। ड्राइविंग का पैशन था, तो वो ड्राइविंग का पैशन कब अच्छा। सेवा में बदल गया मुझे खुद नहीं पता। वो सिर्फ एक ड्राइविंग का पैशन था कि इस गाड़ी को चलाना है, और ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि पीछे शायद डेड बॉडी है। उस डेड बॉडी वैन को चलाना कि आप शिमला के माल रोड, जहां पर कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है, वहां से भी आप निकल सकते हैं, सायरन मार के निकल सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उन दिनों में कि यार ये गाड़ी चलानी है। लेकिन वो कैसे लोगों के दर्द के साथ जब मैं जुड़ा तो वो सेवा बन गई, मुझे खुद नहीं पता। शुरुआती तौर पर सिर्फ ये एक ड्राइविंग का पैशन था। ओह माय गॉड। अच्छा सर, आप इतना कार्य कर रहे हैं, जी। मैंने सुना था कि रोटियां जो है आपने रोटी बैंक्स बनाए हुए हैं। तो ये जो रोटी बैंक बनाने के बारे में आपने सोचा, उसके पीछे क्या आपकी वो कहानी रही है? आप लोग रोटियां खुद भी तो बना सकते हैं, जब आपके पास इतने सेवादार शुरुआती भी हैं, आपके पास तौर में एम्प्लॉइज हैं, योगिता जी ऐसा तो आप था कि रोटियां भी तो बना। जो हमारा लंगर हॉल था वो सिर्फ 100 स्क्वायर फीट का था। जब 2014 में हमने शुरू किया था तो वहां रोटियां नहीं बन सकती थी। हम्म। तो हम लंगर लगाते थे, तो एक कॉलेज की एक प्रिंसिपल आई जिसके सामने एक कैंसर का पेशेंट आया, उसने रोटी की डिमांड की। तो उसने कहा, बॉबी हम्म। जी यहाँ पर रोटियां नहीं। मैंने कहा जी हाँ, यहाँ बन नहीं सकती। तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि कल हम अपने कॉलेज में अनाउंस करेंगे और हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को आपको रोटियां भिजवाया करेंगे। तो हम अपने सभी स्टूडेंट्स को कहेंगे। तो वो कॉलेज की वजह से ना वो सारे हम्म। स्टूडेंट्स रोटियां नहीं दे पाते थे, लेकिन वो प्रिंसिपल ने एक बहुत बेहतरीन आइडिया दे दिया। मैं अगले ही दिन शिमला के एक बहुत बड़े स्कूल में, जिसमें 1800 बच्चे पढ़ते हैं, वहां चला गया और उस स्कूल की प्रिंसिपल को कन्विंस किया कि जी आप अपने बच्चों से कहिए कि हमें वो हफ्ते में एक दिन एक एक्स्ट्रा चपाती ला कर दें, और ये हमारा कंसेप्ट है, हम लंगर लगाते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, वो प्रिंसिपल इतनी खुश हुई कि वो चाहती थी कि कुछ ऐसा हो। उसने हफ्ते में 2 दिन डिसाइड कर दिया, हर सोमवार को और वीरवार को, कि उसके स्कूल के सभी बच्चे अपने लंच अच्छा। के साथ एक एक्स्ट्रा हम्म। रोटी, मिनिमम, हम्म। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, वो लेकर आएंगे। और हमने उस स्कूल से ये लेकर शुरुआत आएंगे। की, और धीरे धीरे बढ़ते हम्म। बढ़ते 32,000 बच्चे अब हमें रोटियां देते हैं। और पूरे शिमला के लगभग सभी स्कूल हमें वो रोटियां देते हैं। और इसकी एक माय प्रेजेंटेशन गॉड। 2020 में 3 जनवरी को मैं भारत के राष्ट्रपति महामहिम कोविंद जी से भी मिलके आया हम्म। था। कोविंद जी ने भी इस प्रयास को सराहा था। उसके बाद कोविड आ गया, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो हमारा एक यूनिक कंसेप्ट अब पूरे देश में जाना जाता है, रोटी बैंक सेवा के नाम से, जिसमें मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल्स पे भी टॉक्स की हैं कि हाँ आप जी। ये बच्चों से एक यूनिक आइडिया, क्योंकि कोई भी लंगर अगर आप उसमें हम्म। बच्चों को जोड़ दें तो वो फेल नहीं हो सकता। अब जैसे शिमला में सर्दियां आ गई हैं, और पिछले 1-2 दिनों हम्म। से अब शिमला के सभी स्कूल 2 महीनों के लिए बंद हो जाएंगे। अब हम्म। हमारे को दोबारा 2 महीने तक रोटियों की कमी रहेगी। लेकिन अब हम्म। लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि वो हमें बोल हाँ। देते हैं कि जी अब स्कूल बंद है, हम रोटियां लेकर आ रहे हैं। वो रोटी की मशीन सिर्फ 2 लाख रुपए की है, जो मैं कभी भी इंस्टॉल कर सकता था। हाँ। लेकिन लोगों के घर से रोटी लेने का और बच्चों को ये शेयरिंग हैप्पीनेस की टॉक्स बताने का जो ये एक यूनिक कंसेप्ट है, वो बयान नहीं किया जा सकता। हम्म। ब्यूटीफुल, सही कहा आपने, सही कहा आपने। सर आप बहुत कुछ कर चुके हैं, अब आपका ड्रीम कुछ और मैं भी है, आपके कुछ माध्यम और भी से सपने हैं सभी जिसे को आप ये पूरा कहना करना चाहता हूँ चाहते कि हैं? अपने अपने फंड्स को धार्मिक स्थानों से, और जो ये सो कॉल्ड धार्मिक गुरु बने हुए हैं आजकल, इनसे डाइवर्ट कर दीजिए। अगर आप अपने भगवान की सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो अपने शहर के नजदीकी अस्पताल में पहुंच जाइए, सरकारी अस्पताल में। वहां गरीब जरूरतमंद लोगों की सेवा कीजिए।
अपने घर से चाय बना कर ले जाइए, अपने घर से खाना बना के ले जाइए, भले ही 10 लोगों के लिए ले जाइए, लेकिन ये सेवा शुरू कर दीजिए। जितनी दुआएं, जितनी अरदासें आप अपने अपने धार्मिक स्थान पे जाके करते होंगे, उससे ज्यादा दुआएं आपको उस अस्पताल से मिल जाएंगी, क्योंकि अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी व्यक्ति खुशी से नहीं आया। जिसको भी आप खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, दवाई के पैसे देंगे, इलाज के लिए पैसे देंगे, वो आपको ऐसी ब्लेसिंग्स देगा जो कोई भी धार्मिक स्थान आपको नहीं दे सकता। मेरी ये बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो वो मुझे माफ करे, अपने अपने धार्मिक स्थान से जुड़ा रहे, अपने अपने धार्मिक बाबे से जुड़ा रहे। जो सो कॉल्ड आपने धर्म गुरु बना रखे हैं उनसे जुड़े रहेंगे, लेकिन अगर कोई सच्चा धर्म गुरु होगा, जिसका भी होगा, वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे से जुड़ो, वो ये कहेगा कि मानवता से जुड़ो। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत स्ट्रांग बात कही है। मुझे ना आपका वो एक टैगलाइन नहीं पता है, गरीब का वो मुंह गरीब गुरु का की मुंह, गोलक। उसे एक बार हमारे बोलिए ना फिर से। गुरबानी की लाइन है कि आप अगर किसी गरीब के मुंह में कुछ डाल देते हैं तो वो आपके भगवान, इष्ट देवता, जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह, खुदा, गॉड, जीसस, जिसको भी आप मानते हैं, वाहिगुरु, उस तक पहुंच जाएगा। अगर आपने किसी गरीब के मुंह में डाल दिया तो वो समझो आपके गुरु की गोलक में चला गया। धार्मिक गुरुओं के पीछे जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भी बहुत सारे बहुत अच्छी काम, बात है। बहुत सारी फील्ड्स में करने बाकी हैं। आजकल बहुत सारा एक प्रचलन चला हुआ है कि अपने अपने बच्चों को बाहर स्टडीज के लिए भेज दो, देशों में विदेशों में भेज दो। लेकिन आपको पता ही हो पिताजी, पीछे उनके पेरेंट्स के क्या हाल होते हैं। हफ्ता हफ्ता तक डेड बॉडीज पड़ी रहती है मॉर्चरी में, और उनके बच्चे आ नहीं पाते क्रीमेशन करने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी कुछ मजबूरियां होती है, या परिवार से वो कट चुके होते हैं। क्योंकि बहुत यंग एज में जब आप उनको हॉस्टल्स में अपने से दूर डाल देते हैं, उनके बेहतर भविष्य के लिए आप उनका तो बेहतर भविष्य बना देते हैं, लेकिन अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने। मैंने बहुत सारी खबरें ऐसी पड़ी हुई हैं। आपकी बात सुन के मैं उसको कितना रिलेट कर पा रही हूँ। हाँ जी, मेरे बिल्कुल भी सही। 2 बेटे हैं। सर मेरा एक आपके जो बच्चे हैं? बड़ा बेटा है वो भी स्टडीज के लिए बाहर ही गया हुआ है, लेकिन जब मैं अभी पिछले साल एडमिट था तो वो मुझे अपनी किडनी देने आ गया था। हाँ, उसका भी बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था। उसको बड़ी मुश्किल से मनाया कि मैं तुम्हारी किडनी नहीं लूंगा, मेरी वाइफ तैयार है। तो मेरी वाइफ ने मुझे किडनी दी। आपको बच्चों में वैल्यूज डालनी। हम्म। सर आपने ये सोचा है कि अभी आप हैं तो आप जो चीजें चला रहे हैं वो सब कुछ चलेगा। अ, हम सबको एक ना एक दिन जाना है, तो ये प्रोसेस आगे भी बढ़ता रहेगा। अब इतना इसके लिए आपने कुछ कुछ सोचा मैं है क्यों क्या? सोचूं, जब 2014 से पहले कोई भूखा नहीं मरा अस्पताल में, तो मेरे जाने के बाद भी कोई नहीं मरेगा। क्योंकि हाँ। एक पत्थर में जो कीड़ा होता है या कोई व्यक्ति होता है, जब भगवान उसको भूखा नहीं सोना देता, तो मेरे जाने के बाद कौन सा कोई काम रुक जाएंगे। जब मैं 1 साल अभी नहीं था, मेरे डायलिसिस हो रहे थे, मेरे गले में मोटी मोटी पाइपें डली हुई थी, और पिछले साल जब मैं अपना किडनी ट्रांसप्लांट करा रहा था, मेरी वाइफ ने मुझे किडनी दी, तो मेरे से पीछे भी वो लंगर चला। और अब तो मैं एक किडनी पे हूँ, मेरी वाइफ भी एक किडनी पे है। पता नहीं कब मेरी बॉडी उस किडनी को रिजेक्ट कर दे। जब तक भगवान ने वो सांसें दी हुई है, तब तक उसका शुक्रिया कि वो लंगर चलता रहे। लोगों को कंसेप्ट बता दिया, आपके माध्यम से भी आज अपनी स्टोरी शेयर कर दी, तो जिसको भी ये स्टोरी समझ में आएगा वो अपने लिए नहीं जिएगा। क्योंकि इंसान और जानवर में एक ही फर्क है कि इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं सोच सकता, औरों के लिए भी सोच सकता है। जानवर सिर्फ अपना पेट भरता है। जानवर को नहीं आप कह सकते कि शेयर करो, इंसान को कह सकते हो आप शेयर करो। शेयरिंग हैप्पीनेस के ऊपर मैं बहुत सारे स्कूलों में
पिछले 6 महीनों से टॉक्स दे रहा हूँ। जब से मैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मार्च में इस साल वापस आया था, तो लगभग 50 स्कूलों में जाकर बच्चों को मैं शेयरिंग हैप्पीनेस, बांट कर खाना, बांटना क्या है, कुछ भी बांट सकते हैं, खुशियां बांट सकते हैं। सर आपके पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? मुझे नहीं आपको कौन मालूम। मोटिवेट करता है मैं इतना? आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ और मुझे अभी तक अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में पता ही नहीं है। मैंने बहुत अर्ली स्टेज में बहुत ही बड़े कॉन्वेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शायद मुझे ये भी नहीं पता मैंने 5th क्लास तक पढ़ा हूँ या 6th, लेकिन मैं आईआईटी मुंबई में भी टॉप करके आ गया हूँ और बहुत सारे इंग्लिश चैनल्स के शो पर भी इंग्लिश में अपने मैसेज कन्वे कर चुका हूँ। इन एनी प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड आई कैन गो एंड टॉक विद द पीपल अबाउट ह्यूमैनिटी सर्विसेज। वाह, जो आपकी एजुकेशन है वो हर एजुकेशन से अलग है सर और हर एजुकेशन से ज्यादा बेहतरीन है। ये वाली एजुकेशन ना सबके पास होनी चाहिए जो आपके पास है। आपसे बात करके सर सच में बहुत अच्छा लगा। चलते चलते अगर 2 शब्दों में सोसाइटी को, दर्शकों रंगों को आप के कुछ कहना चक्कर में चाहेंगे मत तो क्या फंसिए। कहेंगे? ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन। क्योंकि आज का जो सोशल मीडिया हमें फीड कर रहा है वो बहुत गलत मैसेज पूरे वर्ल्ड को जा रहा है। सोशल मीडिया से बहुत अच्छी अच्छी बातें भी उठा सकते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन। हम सब इंसान के रूप में पैदा हुए हैं। ह्यूमन रेस हमारा टारगेट होना चाहिए, ना कि कास्ट जेंडर बेस्ड। शुक्रिया। वेल सेड सर। सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुहिम चलाई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो दिन दूनी रात चौगनी आप उसमें और तरक्की करें और सरकारों को भी समझ में आए, जो वो बिजली पानी काट के इतने सालों से बैठे हुए हैं, कम से कम उनमें भी वो दया भाव वापस आए कि सब चीजें बेहतरीन हो जाए। आपका बहुत धन्यवाद सर। और अगर ईश्वर ने चाहा तो हम और किसी और प्लेटफॉर्म धन्यवाद। पे भी फिर मिलेंगे धन्यवाद। और फिर इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू।